नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कृष्णा आज आपका आधुनिक भारत के इतिहास की नई सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज की सीरीज़ का जो टॉपिक है हमारा वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट के दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे, तो लगातार आप सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई और तैयारी प्रभावित ना हो। चलिए हम आज मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। जैसा कि हमने पहले बात की थी पहले टॉपिक में कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा था, तो मुग़ल साम्राज्य 1761 तक आते आते एकदम नाम मात्र का साम्राज्य रह गया था। तो इसकी शक्तियां कमज़ोर हो गई थी, क्षीण हो गया था ये। तो ये केवल प्रतीकात्मक रूप से सत्ता का केंद्र बना रहा, लेकिन इसको अभी भी 1761 तक भी राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता रहा। जो लोकल लेवल पर नए साम्राज्य उभर के आए, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को चुनौती तो नहीं दी। वो इतने पावरफुल नहीं थे अभी कि वो मुग़ल साम्राज्य को चुनौती देते, लेकिन वो अपने साम्राज्य की वैधता को प्राप्त करने के लिए लगातार मुग़ल साम्राज्य का अनुमोदन प्राप्त करते थे। इसलिए 18वीं शताब्दी में जो नए राज्य उभर कर आए, राजनीतिक अराजकता की स्थिति तो पैदा नहीं की उन्होंने, लेकिन जो सत्ता का केंद्रीकरण मुग़ल साम्राज्य में था उसका विकेंद्रीकरण जरूर कर दिया उन्होंने। इसी बीच बंगाल, अवध, हैदराबाद के कुछ राज्य उत्तराधिकार राज्य के रूप में देखे गए। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण मुग़ल प्रांतों के सूबेदारों द्वारा ऑटोनॉमस बनने के बहुत प्रयास किए गए, और भी अन्य राज्य जैसे मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, इन्होंने स्थानीय रूप से विद्रोह तो किया अंग्रेज शासन के खिलाफ, तो इसलिए इनको विद्रोही राज्य भी कहा गया। लेकिन इनके राजनीतिक और स्थानीय परिस्थितियां थीं वो बहुत ही अलग थीं। उत्तराधिकारी राज्यों जैसे कि ऊपर बताया हमने आपको, और विद्रोही राज्य, इनके अतिरिक्त एक नई श्रेणी राज्यों की उभर के आती है, वो है राजपूत क्षेत्र, मैसूर और त्रावणकोर। ये ऐसी रियासतें थीं जो पहले से ही स्वायत्त थीं, और 18वीं सदी आते आते ये पूरे रूप से अपने आप में ऑटोनॉमस हो गईं। तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय शक्ति की, तो पहली क्षेत्रीय शक्ति का नंबर आता है बंगाल। 1717 में 1777 में बंगाल में मुर्शिद अली खान की नियुक्ति होती है। उसकी नियुक्ति के साथ ही बंगाल स्वायत्तता का वाहक बन जाता है, सेल्फ गवर्निंग स्टेट बन जाता है। इसे औरंगजेब द्वारा प्रारंभ में राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था मुर्शिद अली खान को। उसके बाद 1710 में 2 साल के छोटे अंतराल के बाद बहादुर शाह ने उसे दोबारा से उसी पद पर नियुक्त कर दिया। जब फारुखसियर बादशाह बनता है 1714 से लेकर 1718 तक, तो मुर्शिद अली खान की नियुक्ति को स्थायी कर दिया जाता है बंगाल में, और उसे नायब सूबेदार बना दिया जाता है बंगाल का, और उड़ीसा का सूबेदार बना दिया जाता है उसको। आगे चलकर 1717 में उसे बंगाल का सूबेदार भी बना दिया जाता है, जहां पर पहले वो नायब सूबेदार था।
इसके साथ ही उसे एक विशेषाधिकार मिल जाता है, जिसके कारण वो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को लागू करता है और अधिकारियों को अंकुश में रखने के लिए काम करता है। इससे मुर्शिद अली खान, जो अपने सुदृढ़ राजस्व प्रशासन के लिए जाना जाता था, उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। आर्थिक स्थिति, उससे उसको सहायता मिलती है। उसका राजस्व भी बहुत अच्छा हो गया। मुर्शिद अली खान ने प्रत्येक राजस्व दायी क्षेत्र का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिए अपने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे और जमींदारों को समय पर पूर्ण राजस्व चुकाने के लिए विवश किया। जो जमींदार लोग नहीं कर रहे थे उनको भी उसने कर चुकाने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उसने छोटी छोटी कुप्रबंधित जमींदारियों के स्थान पर कुछ अच्छी और शक्तिशाली जमींदारियां विकसित की। उसने उड़ीसा, दूरस्थ प्रांत जो उड़ीसा था बंगाल का, वहाँ पर जागीरों को शाही भूमि में परिवर्तित कर दिया। जहाँ पे पहले जमींदार लोग काम करते थे उसको अब शाही भूमि बना दिया गया। वहाँ पर शासक का कब्जा हो गया। इसके फलराम स्वरूप क्या होता है, 1717 से लेके 1726 तक में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स का, यानी कि भूपतियों का उदय होता है। ये भूपति समय पर माल गुजारी वसूलने के लिए राजा की मदद करते हैं, शासक की मदद करते हैं। और जब इनको कार्यभार दे दिया गया चीज़ों को माल गुजारी वसूलने का, तब इन्होंने इसके साथ साथ अपनी जेबें भी मजबूत की, अपना खुद का सुदृढ़ीकरण भी किया। एक्चुअली बंगाल के व्यापार की एक खास बात ये थी, वो हमेशा से ही लाभदायी था और मुर्शिद अली खान के ज़माने में इसमें थोड़ी स्थिरता और आती है और खेतीहारी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे व्यापार को और बढ़ावा मिलता है। बंगाल का जो व्यापार था वो हमेशा से ही बहुत अनुकूल रहा था, क्योंकि बंगाल का माल यूरोप की कंपनियां खरीदती थी, काफ़ी ऊंचे दाम पर खरीदती थी, जिससे उसको नकदी प्राप्त होती थी और इसकी वजह से उस शासन और मजबूत होता गया, आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होता गया। 1726 में जब मुर्शिद अली खान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन शासक बनता है और वो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल पर शासन करता है। उसके बाद 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सरफराज खां सत्ता में आता है। उसके बाद 1741 में बिहार के नायब सूबेदार जो हैं अलीवर्दी खान, ये सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में 1741 में पराजित कर लेते हैं और बंगाल के नवाब बन जाते हैं। उसके बाद अलीवर्दी खान की मृत्यु भी हो जाती है 1756 में। उसके बाद वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को नामांकित करते हैं, बंगाल का नवाब बनाते हैं। लेकिन राजगद्दी के लिए और भी दावेदार थे। इस दावेदारी के कई लोग होने की वजह से शासन में, बंगाल के शासन में गुटबंदी हो जाती है। तो इसकी वजह से सिराजुद्दौला को अपने शासन पर, अपनी गद्दी पर खतरा नजर आता है और इसके साथ ही बंगाल का प्रशासन आपसी फूट में अस्थिर हो जाता है और इस अस्थिरता का लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है और 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को समाप्त कर देती है और वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करती है। इस तरीके से बंगाल में अंग्रेज़ों की शक्तियों का उदय हो जाता है। अगला जो स्थानीय शासन है वो है अवध, जिसको लखनऊ बोलते हैं आज की डेट में।
ये बेसिकली जो उस वक्त का अवध है वो पश्चिम में कन्नौज जिले के पूर्व में स्थित जो कर्मनाशा नदी है उस वहां तक विस्तृत है। और होता क्या है, 1722 में सादत खां को अवध का नवाब नियुक्त किया जाता है और सादत अली खां के नियुक्त होने के बाद ही अवध एक ऑटोनॉमस राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है और वो नई राजस्व व्यवस्था लागू करता है और अपने संसाधनों की वृद्धि करना शुरू कर देता है। 1753 में उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है। जब इलाहाबाद और अवध टूट रहे होते हैं, कमजोर हो रहे होते हैं, तो साम्राज्य से स्पष्ट रूप से जो स्वतंत्र होते प्रतीक होने लगते हैं। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है शुजाउद्दौला, उसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। जब अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में, यानी कि 1761 में जो हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध, वो मराठों से युद्ध करने के लिए जब वापस आता है वो अहमद शाह अब्दाली, उस समय शुजाउद्दौला अपने स्थानीय विरोधियों और मराठों को कमजोर करने के लिए अफगान आक्रमणकर्ताओं का साथ देता है। उसके अपने क्षेत्र अवध और इलाहाबाद में उसकी स्वायत्ता और शक्ति 1764 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध तक बनी रहती है, यानी कि उसकी शक्तियां 1764 तक सुरक्षित रहती हैं। अंग्रेजों और बंगाल के जो हटाए गए नवाब हैं मीर कासिम, अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब मीर कासिम के बीच में जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसमें शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया है और इस बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला हार जाता है। उसके बाद उसके इस अवध के साम्राज्य को खंडों में, कई अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि वो कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो उसकी शक्ति क्षीण होना तो लाजमी होता ही है। अगली जो स्थानीय शक्ति उभर के आती है वो है हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद की स्थापना सन 1724 ईस्वी में शाही दरबार के शक्तिशाली अभिजात वर्ग के सदस्य चिंकलिज खान ने की थी। उसने निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की। यद्यपि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्र घोषणा नहीं की कि हम स्वतंत्र हैं, कि हम मुगल साम्राज्यों के अंडर में काम नहीं करेंगे, ऐसा उसने घोषणा तो नहीं किया कभी। लेकिन उसने अपने कार्यों में हमेशा एक शासक की तरीके से व्यवहार किया कि हाँ, हम एक स्वतंत्र शासक हैं। उसके कार्यों में ये बात दिखती थी। उसने जो उद्दंड जमींदार थे उनको दंडित भी किया। उन हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हैदराबाद में एक बहुत ही अभिजात वर्ग का उदय होता है, यानी कि बहुत संपन्न तबका जो निज़ाम का समर्थक है। और निज़ाम ने एक बहुत ही, यानी कि चिंकलिज खान ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया कि उसने जो भू राजस्व प्रबंधन में भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको खत्म कर दिया। कर्नाटक मुगलों के दक्कनी सूबे में से एक था। हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन जैसे व्यवहार में निज़ाम दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, ठीक उसी तरह कर्नाटक के उप गवर्नर, जिसे कर्नाटक के नवाब के रूप में जाना जाता था, उसने भी स्वयं दक्कन के वायसराय के नियंत्रण से मुक्त होने की घोषणा कर दी। 1740 के बाद कर्नाटक के नवाब पद पर अधिकार करते हुए बार बार के संघर्ष के कारण यूरोपीय जब आपस में युद्ध हुए सत्ता को लेकर, तो यूरोपीय नागरिक कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से मौका मिल गया कि नहीं जी, हम आपके संधि करवा देंगे या आपके राज्य को और सुदृढ़ करवा देंगे, आपको आपके दुश्मनों से आज़ाद करवा देंगे। तो इन सब दांव पेचों के बूते अंग्रेज
हैदराबाद और कर्नाटक के रियासतों पर भी कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद एक नई स्थानीय शक्ति ये है मराठा। मुगल साम्राज्य के विरोध के फलस्वरूप ही मराठाओं का भी उदय होता है। मराठों का भी मुगल साम्राज्य के द्वारा किए गए जो दमन है उसका 27 सालों का युद्ध का इतिहास है। यानी कि मराठा और मुगलों के बीच में जो लड़ाई होती है वो अपने आधिपत्य को लेकर 27 सालों तक चलती है। और 1681 में औरंगजेब के नेतृत्व में क्या होता है, मुगलों द्वारा मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है औरंगजेब की विस्तारवादी जो नीति थी उसके चलते वो कर्नाटक को कब्जा में लेने के लिए पूरी कोशिश करता है। जो औरंगजेब की 40 साल के असफल दक्कन युद्ध के बाद मृत्यु हो जाती है, उसने 40 साल तक दक्कन युद्ध किया। उस समय तक मराठा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एक डिपेंडेंट राज्य के रूप में कार्य कर रहा है औरंगजेब के वक्त तक। भले ही मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन सतारा के जो साहू हैं और कोल्हापुर में उनकी ताई जो ताराबाई हैं, उनके मध्य जो गृह युद्ध हुआ है उस गृह युद्ध की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। ताराबाई 1700 ईस्वी के बाद अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के द्वारा द्वितीय के नाम से मुगल संघर्ष में आगे बढ़ रही हैं। मुगल के साथ जो संघर्ष हो रहा है उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया है। ताराबाई गुट के साथ टकराव का समाधान आगे चलकर होता है 1731 में वारणा की संधि के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वारणा की संधि कब हुई? 1731 में ताराबाई गुट के बीच जो संधि हुई है उसमें कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय को दे दिया जाता है। तो इस तरह मराठा गृह युद्ध का समापन तो हुआ, पर राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे शिवाजी के वंश से हटकर पेशवाओं के हाथों में चला गया। 1719 में सैयद बंधु जो हैं दिल्ली में एक कठपुतली साम्राज्य बनाने में सहायता करते हैं। पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री बोला गया है उस वक्त, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपने महाराज के लिए एक शाही आदेश दिया है जिसके तहत जो होता है शाहू को दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सरदेशमुखी सरकारी राजस्व का जो क्रमशः 1/4 और 10वां भाग है ना, चौथ यानी कि 1/4 और सरदेशमुखी जो कर है 10वां भाग है, और मालवा तथा गुजरात में चौथ तथा महाराष्ट्र की स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाते हैं पेशवा को। तो इस तरीके से वारणा की संधि के बाद मराठा गृह युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्य का नियंत्रण जो धीरे धीरे है ना शिवाजी के वंशों से पेशवा के बीच में आता है, पेशवाओं के साथ आ जाता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं और मराठों ने जमींदारों को सालाना जो नजराना देते थे, ट्रिब्यूट देते थे, उस परंपरा को बदलने की कोशिश नहीं की। बाजीराव की मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका पुत्र जो होता है बाजीराव द्वितीय, जिन्हें बाद में नाना साहब के रूप में जाना जाता है, को पेशवा के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाती है और इस तरीके से पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद मराठा साम्राज्य क्षीण हो जाता है। अगर हम गौर करें पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार की वजह क्या थी, सबसे पहली वजह निकल के आती है
अहमद शाह अब्दाली के सैन्य बलों की संख्या मराठा साम्राज्य के सैन्य बलों से काफी अधिक थी। दूसरा जो कारण निकल के आता है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार का, वो ये है दिल्ली से संपर्क कट जाने के कारण मराठा शिविर में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा कारण जो निकल के आता है मराठा की हार का पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध में, वो निकल के आता है बिना भेदभाव की लूटमार करने की मराठा नीति से मुस्लिम और हिंदू शक्तियों जैसे जाट और राजपूतों ने भी मराठों का साथ छोड़ दिया। अगली बात निकल के आती है हार की, वो ये है मराठा कमांडरों की जो आपसी ईर्ष्या थी उसकी वजह से मराठा शक्ति सैन्य शक्ति और कमजोर हो जाती है। उसके बाद अगला कार्य जो निकल के आता है कि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना है वो बहुत संगठित है, सुसज्जित है, वेल ट्रेंड है। इसने ऊंटों पर घूमने वाली बंदूकों का प्रयोग किया है अहमद शाह अब्दाली की सेना ने, जिससे मराठा शिविर में भय पैदा हो जाता है। उसमें एक अगला कारण निकल के आता है मराठाओं की हार का, वो ये है अहमद शाह अब्दाली ने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया है इस पानीपत के तृतीय युद्ध में। और एक जो बात निकल के आती है कि मराठाओं ने की एकता में जो कमी आई है, आपस में सैनिकों के सेनापतियों के बीच में जो ईर्ष्या क्रिएट हुई है, एकता नहीं है, इसकी वजह से भी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार होती है। अगला साम्राज्य, पांचवा साम्राज्य जो निकल के आता है स्थानीय रूप से, वो है जाट साम्राज्य। दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास ये खेती करने वाले लोग हैं जो बेसिकली औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के बड़ा त्रस्त हो गए हैं, वो विद्रोह के लिए उतारू हो जाते हैं। भले ही औरंगजेब अपनी शक्तियों के द्वारा इनके विद्रोह को दबा देता है, लेकिन एक टीस तो है जो अभी तक चल रही है। उसके बाद भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना होती है, जिसको करते हैं चूड़ामण और बदन सिंह। तो चूड़ामण और बदन सिंह भरतपुर में, यानी कि राजस्थान में है आज की डेट में, वहां पर जाट साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद एक और शासक जाटों में उभर के आते हैं, वो है सूरजमल। 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये शासन करते हैं और सूरजमल के नेतृत्व में जाट साम्राज्य एक बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। और इतनी शक्ति की मुगल साम्राज्य को हिलाने के लिए हिला देता है ये मुगल साम्राज्य की जड़ें, और मुगल साम्राज्य को बाध्य करता है इनकी शक्ति को पहचानने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाया। जाटों ने स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की, यानी कि व्यवस्था वही, शासक नया। लेकिन 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और उस शक्तिशाली शासक की मृत्यु होने के कारण जाट साम्राज्य छोटे छोटे जमींदारों के बीच में विभाजित हो जाता है। जो पहले कृषि और जमींदारी पर आधारित थे बड़े साम्राज्यों की, अब वो तबका लूट मार पर आश्रित हो जाता है। छठा साम्राज्य जो स्थानीय रूप से उभर के आता है वो है रोहेला और बंगश पठान। अली मोहम्मद बंगश खान और अफगान वीरों ने फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित किया है। और ये फर्रुखाबाद का इलाका जो है वो अलीगढ़ और कानपुर के मध्य स्थित है। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासनिक अव्यवस्था हो जाती है। उस दौरान अली मोहम्मद खान ने दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमाऊं पहाड़ियों के बीच हिमालय की तलहटियों में रुहेलखंड नामक एक नई
रियासत की स्थापना कर दी। रुहेले बेसिकली उस वक्त तक अवध और दिल्ली और जाटों के साथ संघर्ष करते रहे। इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा था, लेकिन इन्होंने उस छोटे से टाइम पीरियड में अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। अगला साम्राज्य जो स्थानीय रूप से 7वां साम्राज्य उभर के आता है वो है राजपूत साम्राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है। उसके बाद प्रांतीय शक्तियों के उदय होता है। 18वीं शताब्दी के 3 दशकों के दौरान उत्तरी प्रांतों में कई प्रादेशिक राज्यों का उदय होता है। मुगलों के साथ राजपूतों के तनावपूर्ण संबंध हैं और उस तनावपूर्ण संबंध ने मुगल विरोधी गुट बनाने के लिए प्रेरित किया है। अजीत सिंह और जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध एक गुट बनाया है। सैयद बंधुओं का मुगल दरबार में अन्य गुटों के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वयं के हितों को पूरा करने वाली नई नीतियों का पालन किया है, नई नीतियां बनाई हैं। उसके बाद राजपूतों ने मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभुत्व के समय कई प्रतिष्ठित पद भी प्राप्त किए हैं। इस प्रकार राजपूतों को दिल्ली और पश्चिम में सूरत तक साम्राज्य के विशाल भाग पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हो गई। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख राजपूत अमीरों ने जटिल साम्राज्यिक प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर दिया, जो कि उस वक्त जाटों का था। राजपूतों ने लगभग स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों को निर्माण करने के लिए अपने प्रदेशों के विस्तार के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य धीरे धीरे जब कठिनाइयों के बोझ तले दब रहा था, तो इसका लाभ उठाकर जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, इतनी शक्ति नहीं रही उसमें, तो राजपूतों ने उस मुगल साम्राज्य की क्षीणता का लाभ उठाकर जो नजराना देते थे वो बंद कर दिया कि भाई अब हमसे वसूल तो पाएंगे नहीं। अगला और 8वां साम्राज्य जो स्थानीय रूप से उस वक्त उदय होता है वो है मैसूर। मैसूर में विजयनगर साम्राज्य के स्वतंत्र होने के बाद वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है। उस वाडियार वंश के जो शासक हैं राजा चिक्का कृष्णराज, उनका शासन है। शासन तो राजा चिक्का कृष्णराज का है, लेकिन मेन जो पावर है 2 मंत्रियों के हाथ में है, और वो 2 मंत्री हैं नंदराज और देवराज। उसके बाद 1760 में हैदर अली नंदराज की शक्तियों का अंत कर देता है और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर देता है, और इसी के साथ हैदर अली दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आता है। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है। वैज्ञानिक, मैंने पहले भी कहा है आपसे, हैदर अली बहुत वैज्ञानिक सोच का इंसान था। उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से, उनके ट्रेंड अधिकारियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है, और उनकी मदद से एक कुशल पैदल सेना तैयार की है। बहुत अनुशासित सेना है। हैदर अली के बाद उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान है, उसने भू राजस्व सीधे वसूलने, किसानों से सीधे वसूलने और उन्हें वेतनभोगी अधिकारियों द्वारा नगद रूप में इकट्ठा करने की प्रणाली की शुरुआत की। इस तरह राज्य के संसाधन में विस्तार होता है, और जब संसाधन का विस्तार होता है तो राज्य शक्तिशाली हो ही जाता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक केंद्रीय सैन्य सत्ता स्थापित करने में सफल होता है। इनकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है और व्यापारिक हित हैं,
उसके कारण लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती है, चलते रहते हैं युद्ध। हैदर अली ने 1766 में 1766 में मालाबार और कालीकट पर हमला करके कब्जा कर लिया है। इसके पश्चात उसने सुंडा, शीरी, गूटी इन जगहों पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया है और इन राज्यों में स्थापित करने के साथ ही साम्राज्य उसकी शक्ति का और उदय होता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान जो उसका पुत्र है वो भी अपने पिता की नीतियों पर चलता है, लेकिन उस 1799 में अंग्रेजों से वो भी हार जाता है और उसका राज्य समाप्त हो जाता है और वह अपनी राजधानी जो उसके शासन है, मैसूर की राजधानी है श्रीरंगपट्टम, उसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। उसके बाद एक और शासन जो स्थानीय रूप से उभर के आता है, अंतिम शासन जो स्थानीय रूप से उभर के आता है, वो है नवा शासक साम्राज्य त्रावणकोर। दक्षिण में मालाबार तट पर स्थित ये शासन है, इसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। इसका महत्व तो 1739 के बाद और बढ़ता है जब इसके राजा मार्तन वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर यानी कि यूरोपीय शासकों की तर्ज पर अपनी सेना को आधुनिक रूप से शस्त्रों से लैस किया हुआ है, तो उसकी शक्ति का और विस्तार होता है। इसने डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया मार्तन वर्मा ने, और अंग्रेजों को अपनी शर्त पर व्यापार करने के लिए बाध्य किया क्योंकि इसके पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। तो इसके आगे अंग्रेजों की एक भी नहीं चली और जो स्थानीय शासन के सामंत और प्रमुख थे उनकी प्रथा ही खत्म कर दी। मार्तन वर्मा ने सिंचाई हेतु बहुत अच्छे कार्य किए, सड़कों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, विदेशी व्यापार के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया। हालांकि त्रावणकोर औपचारिक रूप से मुगल व्यवस्था का अंग नहीं था, बहुत नीचे पड़ता है ये वैसे भी दक्षिण में, फिर भी 17वीं सदी से शाही और कुलीनों का व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चला है। 1766 में मैसूर ने त्रावणकोर पर हमला किया। मार्तन वर्मा के उत्तराधिकारी रवि वर्मा के काल में उनकी जो राजधानी है वो विद्वता और कला का केंद्र रहती है। तो ये हैं कुछ स्थानीय शासक जो मुगल सत्ता के विघटन के साथ ही अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं, लेकिन क्लेश उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि इनको ये भी पता है कि अभी हम इतने ताकतवर नहीं हैं, ना ही आर्थिक रूप से ना ही सैनिक रूप से। तो इस तरीके से ये जो चीज़ पहले यूनाइट रूप से मुगल सेंट्रलाइज सत्ता चल रही थी वो अब अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ जाती है। जब लोकल लेवल यानी कि उस वक्त देश की कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, राष्ट्र नाम की कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक सेंट्रलाइज सत्ता जब बिखर जाती है तो बाहर की शक्तियों को अपना आधिपत्य जमाने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, इतिहास आज की डेट में खड़े होकर इतिहास को बदलने से इतिहास समझ में नहीं आता है, बल्कि आज की डेट में खड़े होकर इतिहास की वो पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने से इतिहास समझ में आता है। अगर कोई प्रथा ये बनाना चाहे कि हम आज का इतिहास आज हम उस वक्त का इतिहास बदल देंगे, तो ये बहुत ही खतरनाक सोच है। बेसिकली एक छात्र, एक नागरिक, एक मनुष्य, एक अधिकारी, जहां कहीं भी आप हैं, उसके होने के नाते एक बात को हमको समझना होगा कि इतिहास से सबक लेकर हमको आज की चीजों में बदलाव करना होगा।
इतिहास में हमने जो गलतियां की, जो कमियां की, उनको सुधार करके हमको आज में बदलाव करना होगा, ना कि आज खड़े होकर इतिहास में बदलाव करना होगा। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स, बहुत लंबी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस स्थानीय शासन के उदय से, तो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर करेंगे। जुड़े रहिए और इस बात को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।